नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं वह है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य पेशवाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने प्रथम पेशवा और द्वितीय पेशवा यानी बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ लिया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1740 में। उसके पश्चात जो तीसरे नंबर के पेशवा आएंगे वो है बालाजी बाजीराव। तीसरे नंबर के जो पेशवा आएंगे उसका नाम है बालाजी बाजीराव। टाइम पीरियड 1740 से 1761। ये थे बाजीराव प्रथम के पुत्र। अब जब ये पेशवा बन रहे थे तो उस समय क्या था कि इनके पेशवा पद को लेकर काफी मतभेद उभर रहे थे और जो इसका विरोध कर रहा था वो था रघुजी। कौन? रघुजी। रघुजी क्या कर रहे थे? इनका विरोध कर रहे थे। किनका? बालाजी बाजी। तो रघुजी ने क्या किया था? बालाजी बाजीराव के जो पेशवा पद था उसका विरोध किया था और रघुजी के साथ बालाजी बाजीराव का काफी समय तक संघर्ष चलता रहा। दोनों में काफी संघर्ष होता रहा और बाद में जाकर साहू जी के द्वारा इनके बीच क्या कराई गई? समझौता करा दिया गया। दोनों के अधिकार क्षेत्र बांट दिए गए और बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में ही जो रघुजी है, रघुजी ने क्या किया था कि 1751 में बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल पर आक्रमण किया। उसमें बंगाल में कौन था? मुर्शिद कुली खान था। उस समय जो बंगाल में था वो थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान। बंगाल में था अली वर्दी खान। मुर्शिद कुली खान तो सबसे पहले था, अली वर्दी खान था और इसके ऊपर हमला किया रघुजी के नेतृत्व में हुआ था। बालाजी बाजीराव के कहने पर रघुजी ने किया था। इसके टाइम में हुआ था, अली वर्दी खान था। इसके साथ क्या किया? संधि की गई। संधि के तहत क्या किया गया कि 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में तथा उड़ीसा का कुछ भाग मराठों को देने का वादा किया। मराठों को देने का वादा किया। किसने? अली वर्दी खान ने। अटैक किसने किया था? रघुजी ने। यहां से सीधा बंगाल में रघुजी के नेतृत्व में था यह हमला बालाजी बाजीराव के टाइम पर। टाइम है 1751। ठीक है, याद रहना। अब देखो उस समय क्या था कि रघुजी के साथ तो समझौता हो गया बालाजी बाजीराव का। उस समय हैदराबाद का जो निजाम है इसकी क्या है कि लंबे समय से ये मराठे और निजाम के शत्रु बने रहे और अब भी क्या है, निजाम चैन से नहीं बैठेगा। क्या होता है? 1745 में जो शहादत खान था, शहादत खान नहीं, चिंगीज खान, जो हैदराबाद का निजाम था, आसफ जहां, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो पुत्र है नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। नासिर जंग के बाद मिलता है मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है और उस समय जो नवाब था वो बनता है फिर जैसे कि मैंने पढ़ाया था कर्नाटक वॉर में, सलाबत जंग ये था उस टाइम का। कौन? निजाम। और 1749 में इधर शाहू की मृत्यु हो जाती है। इसकी? शाहू की। अब देखो
क्या होता है कि निजाम के साथ 1760 के अंदर सलाम जंग तो संग निजाम, तो 1760 में एक युद्ध होगा, उदयगिरी का युद्ध। किसके बीच? पेशवा और सलाम जंग के बीच उदयगिरी का युद्ध। किसके बीच? पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच। पेशवा जीतता है, निजाम हार जाता है। इसके बाद क्या होता है? एक संधि होती दोनों में। क्या होगी? एक संधि होगी। इस संधियों का सिलसिला ये भी चलता रहेगा। एक संधि होगी दोनों के बीच उदयगिरी के युद्ध के बाद, और संधि के तहत क्या किया गया? कुछ क्षेत्र जो थे और कुछ दुर्ग मराठों को सौंप दिए गए, और जो संधि है उस संधि को भल की संधि कहा जाता है। एक संधि होती है जिसके तहत क्या होता है कि मराठे जो है मराठों को काफी सारे क्षेत्र हाथ लगे। इसके तहत बीजापुर प्रांत, संधि के तहत क्या होता है? बीजापुर प्रांत, औरंगाबाद, बीदर, बीदर के अलावा दौलताबाद, दौलताबाद के अहमदनगर, असीरगढ़ और बुरहानपुर के किले, इनके किले के किसको दे दिए गए? इस संधि के तहत मराठों को सौंप दिए गए। मैंने निजाम ने किसको दे दिए? बालाजी बाजीराव को। इस संधि के तहत उदयगिरी का युद्ध हुआ, संधि के बाद संधि होती है निजाम के साथ, और ये वाले इलाके किसको सौंप दिए? मराठों को सौंप दिए। ठीक है, तो ये हो गया निजाम के साथ समझौता और संघर्ष। निजाम क्या है कि हर जगह मुक्की खाएगा, हर जगह वो बीच बीच में क्या करता है कि उंगलियां करता रहेगा, कंटिन्यू जब भी कोई पेशवा नया पेशवा आएगा उसके बीच कुछ ना कुछ उंगलियां करता रहेगा बीच में, और हर बार क्या करता है? मुक्की खा जाता है। तो इस बार मुक्की खाएगा। ठीक है, ये हो गया निजाम के साथ। अगला अब क्या है कि उस समय राजस्थान की जो स्थिति थी वो बड़ी विचित्र और डामाडोल थी। क्या था कि जयपुर का उत्तराधिकार को लेकर दो भाइयों ईश्वर सिंह और माधो सिंह में क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था जयसिंह की मृत्यु के बाद। 1743 में जयसिंह की मृत्यु, सवाई जयसिंह की, उसके बाद ईश्वर सिंह और माधो सिंह में क्या होता है कि उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। उधर ईश्वर सिंह ने क्या करता है कि वो मराठाओं को इनवाइट कर देता है ताकि वो मराठा आए और क्या करे? उत्तराधिकार के संघर्ष में इन्वॉल्व हो, और जो माधो सिंह का पक्ष है उसको हरा दे, युद्ध करके हरा दे। उधर क्या था कि माधो सिंह और ईश्वर सिंह में था, माधो सिंह की तरफ जो थे राजस्थान में काफी सारे राजा थे, काफी सारी रियासतें माधो सिंह की तरफ थी, लेकिन ईश्वर सिंह ने किसको बुला लिया? मराठों को बुला लिया, होलकर और सिंधिया को बुला लिया, महाराव होलकर और सिंधिया को। और इसके तहत क्या किया गया कि काफी सारे धन की मांग, तो क्या करेगा कि ये मराठे धन की मांग करेंगे जयपुर को उत्तराधिकार को लेकर। दो भाई थे, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। ठीक है, दो भाई थे, इनमें क्या होता है? संघर्ष होता है। किसको लेकर? उत्तराधिकार।
तो दोनों भाइयों में क्या होगा, संघर्ष होगा। तो इसकी तरफ क्या थे, राजस्थान के राजपूत राजा जो थे, राजस्थान के राजा इसके साथ थे, उदयपुर के, वो कोटा के, बूंदी के, इनके राजा इसके साथ थे। माधव सिंह के साथ ये बनाना चाहते थे। इसने क्या कर दिया, इसने मराठाओं को इनवाइट कर दिया, मराठाओं का, मराठा सरदारों का, मराठों का सहयोग लिए। इनमें कौन थे, सिंधिया, होलकर, इनका सहयोग लिया। अब इसने क्या किया कि 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, 3 लाख रुपए देने का वादा किया। तो क्या हुआ कि इन दोनों मराठा सरदारों में इस रकम को लेकर क्या हो गया, दोनों में विवाद हो गया, और ये विवाद काफी बढ़ गया। और तो क्या हो गया, बालाजी बाजीराव के हस्तक्षेप के कारण, मध्यस्थता के कारण इन दोनों को क्या हुआ, समझौता हुआ। किसने करवाया था, बालाजी बाजीराव। किसने, किसके बीच, सिंधिया और होलकर के बीच। ठीक है, ये देखो, अब आगे देखो। जाट राजा सूरजमल कहाँ का था ये, भरतपुर। कुम्हेर जगह है, जगह का नाम क्या है, कुम्हेर। कुम्हेर ये कब कहिए, कुम्हेर ही मिलता है। कुम्हेर के कुम्हेर, कुम्हेर, कुम्हेर किले का नाम है कुम्हेर। कुम्हेर नहीं, कुम्हेर तो जगह उधर है, कुम्हेर। कुम्हेर किला यहाँ का था। तो क्या किया कि बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह की तरफ से, मुगल बादशाह की तरफ से, मुगल बादशाह की तरफ से कब, 1754 में, 1754 मुगल बादशाह की तरफ से क्या किया कि भरतपुर के शासक कौन थे, सूरजमल, इसके किले को घेर लिया। किसने, बालाजी बाजीराव को कहा उसने, इसने किसको भेजा, होलकर को भेजा। किसको, होलकर। बालाजी बाजीराव ने किसको भेजा, होलकर को, महाराव होलकर, मल्हार राव, मल्हार राव होलकर को भेजा। किसके खिलाफ, भरतपुर के खिलाफ। मुगल बादशाह ने किसको कहा, बालाजी बाजीराव का, बालाजी बाजीराव ने मल्हार होलकर को कहा, होलकर इसे कुम्हेर किले की तरफ चला गया। अब इसने क्या किया कि इस किले को घेर लिया। क्या होलकर ने क्या किया, इस किले को घेर लिया। किले को घेर लिया। उसके बाद क्या किया कि मराठा किले को घेरने के बाद जाट राजा सूरजमल था, सूरजमल ने संधि करने का प्रस्ताव रखा, संधि करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मराठों ने मना कर दिया। लेकिन मराठों ने मना कर दिया संधि करने से। इसी अभियान में होलकर का पुत्र, होलकर का पुत्र जिसका नाम था खंडेराव, खंडेराव मारा गया था।
खूब कोशिश कर ली, घेरे को घेरा काफी दिनों तक बनाए रखा, लेकिन मराठों को यहां सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, मराठों को सफलता नहीं मिली। और यह अभियान मराठों के लिए सबसे बड़ी भूल मान गई थी। यह अभियान मराठों के लिए यह अभियान मराठों के लिए यह अभियान मराठों की राजनीति के लिए सबसे बड़ी भूल मानी जाती, क्योंकि ये उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में क्या करेगा आगे जाके, वो 1761 में पानीपत की लड़ाई करेंगे। और पानीपत की लड़ाई में इन राजाओं ने क्या किया था, उनको वो सहयोग नहीं दे रहे। देखो उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया था, उत्तरी भारत में इन्होंने काफी सारी जो हिंदू रियासतें थी उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, अभियान किए थे। उस अभियान का नतीजा इनको भुगतना पड़ा है 1761 की लड़ाई में, क्योंकि इनको किसी ने इनका साथ नहीं दिया, ना राजपूतों ने दिया ना जाटों ने दिया, क्योंकि इनकी जो लालच था, पैसे लूटपाट करने का जो इनका ढंग था, उसको देखकर किसी ने 1761 की लड़ाई में इनका साथ नहीं दिया था। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है इनकी मराठों। तो ये जाटों के खिलाफ इनका अभियान था, जो कि असफल रहा था। ये याद रखना, सफलता नहीं मिली थी, यानी कि असफल रहा था। ये सूरजमल के खिलाफ इनका अभियान किसने किया था, महाराव होलकर ने। मुगल बादशाह ने किसको कहा, बालाजी बाजीराव ने महाराव होलकर को भेज दिया। आगे देखो, अब क्या होगा कि ये जो थे, इन्होंने दिल्ली तक दस्तक दे दिया था मराठों ने। बालाजी बाजीराव ने दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया था। अब देखो, और दिल्ली में तख्ता पलट करते करते ये पंजाब तक पहुंच जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली की सीमा तक। और अहमद शाह अब्दाली का जो पुत्र है, इसका नाम तैमूर शाह है, उस तक को ये क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसके खिलाफ अभियान कर देंगे। और उस अभियान से क्या होगा, इनको खुद को ही नुकसान हो जाएगा। देखो 1754 में क्या किया, 1754 में क्या किया कि मराठे जो थे, मराठे रघुनाथ राव जो होलकर रघुनाथ राव के नेतृत्व में क्या पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे। और यहां पहुंचकर क्या किया इन्होंने, जो मुगल बादशाह का वजीर था, मुगल बादशाह क्या था, वजीर, इसका नाम क्या था, गाजीउद्दीन। इसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, अहमद शाह को सिंहासन से हटा दिया। मुगल बादशाह कौन था, अहमद शाह। इसको हटाकर किसको बना दिया, आलमगीर द्वितीय। किसको बना दिया, आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना दिया। आलमगीर सेकंड को क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। यानी मराठाओं ने क्या कर दिया, दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया। अहमद शाह को हटा दिया, आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना दिया। इससे पहले भी हुआ तख्ता पलट 1719 के अंदर।
उसको रफीउद्दीन जाट को बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर, फर्रुखशीर घोटाला। ठीक है, दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया इन्होंने। और इसके साथ इन्होंने क्या किया, बाद में जाकर 1757 में, 1754 के बाद 1757 में क्या किया गया कि 1757 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में ही, रघुनाथ राव ने क्या किया, इसके नेतृत्व में जो बादशाह का वजीर था दिल्ली का, जो वजीर वो क्या नाम था, मीर बख्शी था, मीर बख्शी, इस पर जो व्यक्ति तैनात था उसका नाम था नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला, इसको हटाकर अहमद शाह बंगश को इस पद पर नियुक्त कर दिया। अहमद शाह बंगश को नियुक्त कर दिया इस पर, मीर बख्शी पर। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है, सेना का प्रधान, सैन्य विभाग का प्रधान, सेना का प्रधान है सैन्य विभाग का प्रधान। मीर बख्शी क्या होता है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान, ये होता था मीर बख्शी। किसको, अहमद शाह बंगश को बना दिया नजीबुद्दौला को हटाकर। किसके नेतृत्व में हुआ ये, 1757 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में। जो कि ये जो नजीबुद्दौला था, ये अहमद शाह अब्दाली का क्या था, ये अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था। किसका प्रतिनिधि, अहमद शाह अब्दाली का। वही अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का भतीजा, अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था। अब देखो क्या होगा कि दिल्ली तक तो पहुंच गई, अब ये दिल्ली से आगे तक बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1757 में क्या होगा, इसके बाद दिल्ली में पहुंचने के बाद ये जो रघुनाथ राव है, ये मल्हार राव होलकर को लेकर, मल्हार राव होलकर को लेकर पंजाब की तरफ अभियान कर देगा, पंजाब पर अभियान कर देगा। और पंजाब में उस समय शासन था अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह, और तैमूर शाह को यहां से भगा देंगे, इसको हटा देंगे। और इसके बाद क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली इनसे खफा हो जाता है, इनसे विरुद्ध क्रुद्ध हो जाता है मराठों के विरुद्ध। मल्हार राव होलकर रघुनाथ राव कहाँ पहुंच जाएंगे, पंजाब पहुंच जाएंगे, और तैमूर शाह को हटा देंगे। जो कि तैमूर शाह कौन था, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र, यानी पंजाब में उस समय अहमद शाह अब्दाली की क्या थे, उसका राज्य था। इसको हटा देंगे। इसके बाद क्या होगा, पानीपत का युद्ध होगा, इसी की वजह से होगा, तैमूर शाह को हटाने की वजह से। अब देखो आगे देखो, अब देखो 1761 में क्या होता है, पानीपत का तरतीब, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा में कौन था, सदाशिवराव
विश्वासराव, महाजी सिंधिया थे। इसके अलावा जो तोपखाना था वो तोपखाना इब्राहिम खान गारदी के पास था। तोपखाना इसके पास था। ये सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राव। अहमद शाह अब्दाली था। तो उसमें क्या होता है कि मराठाओं की हार हो जाती है, ये मारे जाते हैं, ये मारे जाते हैं, ये मारे जाता है, ये मारे जाता है, ये बच के निकल जाता है और अहमद शाह अब्दाली इससे जीत जाता है। हालांकि इब्राहिम खान गारदी ने तोफ खाने से जो अफगान सेना थी उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे करके अब्दाली ने क्या किया, मराठों पर विजय प्राप्त कर ली और ये सब क्या करें, मौत के मुंह में चले गए। और इस युद्ध में क्या हुआ, और ये देखो अहमद शाह अब्दाली के साथ और कौन कौन थे। अहमद शाह अब्दाली के पास साथ था अवध का सुजाउद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ा। नजीबुद्दौला और रोहेला सरदार था, रोहेला सरदार इसका नाम है हाजिफ रहमत खान। ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़े। और इस युद्ध में क्या हुआ था, एक व्यक्ति है काशीराज पंडित, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, आंखों देखा वर्णन किया। और इस युद्ध की जो खबर है वो बालाजी बाजीराव तक एक व्यापारी ने पहुंचाई, वो भी एक कूट वर्ड में। इसमें कहा गया था कि 2 मोती, 27 सोने की मोहरें और चांदी और तांबे की जो मोहरें उनका तो पता ही नहीं, ये लुप्त हो गए। 2 मोती विलुप्त हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की मोहरों को तो पता ही नहीं। ऐसे कुछ वर्ड, कोड वर्ड में एक व्यापारी द्वारा बालाजी बाजीराव को यह खबर पहुंचाई गई कि मराठे युद्ध में हार गए और बहुत बुरी तरीके से इनको हराया गया मराठों को। और क्या किया गया, अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों को पकड़ पकड़ कर इन्हें कत्लेआम किया गया। इनकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हारे, इन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया। एक तो उत्तर भारत के जितने भी राजा थे उनको उनके खिलाफ इनसे कार्रवाई करते रहे, जिससे इन्होंने लोगों ने इनके खिलाफ इनका सहयोग नहीं दिया और भी बहुत सारे कारण थे। काशीराज पंडित ने आंखों देखा इसका वर्णन किया। इसके अलावा जो आरडी सरदेसाई है, आरडी सरदेसाई, आरबी सरदेसाई इतिहासकार है, आरबी सरदेसाई, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने, पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित कर दिया, यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन
नहीं करेगा, मतलब कि मराठा आप शासन नहीं कर सकते, इस युद्ध ने ये निश्चित कर दिया। और इस युद्ध की खबर के पश्चात ही बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 1761 में। उसके बाद नए पेशवा आते हैं जिनका नाम है, नए पेशवा जिनका नाम माधवराव प्रथम है। ठीक है, तो ये हो गए अपने बालाजी बाजीराव। याद रखना कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस पेशवा के टाइम पे हुआ, बालाजी बाजीराव के समय हुआ। तृतीय युद्ध मराठों की भयंकर हार हुई। अब देखो अगले पेशवा, इसका नाम है माधवराव प्रथम। अगले पेशवा माधवराव फर्स्ट, 1761 से 1772 तक। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया, मराठों की खोई हुई प्रतिभा को वापस से संगठित किया। मराठों की खोई हुई शक्ति को प्रतिष्ठित किया। तो सबसे बढ़िया पेशवा माने जाते हैं माधवराव फर्स्ट। इन्होंने क्या किया था, निजाम जो मराठों का पुराना शत्रु था, और हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था, इसे शक्ति उभर रही थी, इन दोनों के खिलाफ क्या किए थे, अभियान किए थे। क्या किए थे, इनके खिलाफ अभियान किए और इनको हराया। हैदर अली को काफी बार हराया और इनसे क्या किया, चोट वसूला। जो पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों की शक्ति को क्या हो गया, धक्का लग गया था, उसको वापस से इस शक्ति को क्या किया, पुनर्गठित किया, प्रतिष्ठित किया, और निजाम और हैदर अली से क्या किया, इनको हराकर इनके अभियान करके चोट वसूला। ठीक है, और इसी के टाइम पर क्या हुआ, मराठों ने मुगल बादशाह, इसका नाम है शाह आलम द्वितीय को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। क्योंकि इसी के टाइम में 1772 में शाह आलम क्या किया था, दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया था। आपको पता हो तो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये थे माधवराव। अब क्या होता है कि माधवराव की 1772 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, माधवराव के बाद उनका जो पुत्र है नारायण राव, ये क्या बनता है, वो बैठता है, क्या, गद्दी पर बैठता है। देखो क्या होता है कि माधवराव जब पेशवा बना था तो इसकी उम्र कम थी। इसी के समय पर इनके जो चाचा थे, इसका जो भाई था, इसका जो चाचा था रघुनाथ राव, इसके हाथों में था। किसके हाथों में, रघुनाथ राव के हाथों में। इसकी आयु छोटी थी माधवराव की। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, उसने क्या किया, अपना माधवराव से अपने
अपने आप को मुक्त किया और सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया था। ये याद रखना, माधवराव के नियंत्रण में था। ये माधवराव आगे जाके क्या करेगा, काफी सारा कांड करेगा, याद रखना। अब माधवराव की मृत्यु के बाद जो नया पेशवा आएगा वो है नारायण राव। इसका भाई, छोटा भाई, इसका नाम है नारायण राव। इसका माधवराव का। इसका टाइम पीरियड 1772 से 1773, 1 साल तक। ठीक है। इसे क्या करता है, इसका जो चाचा है, क्या नाम है चाचा का, ये रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, इसे राघोबा भी कहते हैं, राघोबा, राघोबा। ये क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। क्या करता है, हत्या कर देता है। और क्या 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 करता है, खुद पेशवा बनना चाहता था। खुद पेशवा बनना चाहता था, लेकिन जो मराठा सरदार थे जिनका नाम है नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, इन्होंने इसको पेशवा बनने नहीं दिया। इसके पेशवा बनने पर रोक लगा दी, क्योंकि नारायण राव की जो पत्नी थी वो भी क्या थी, गर्भवती थी। नारायण राव की पत्नी क्या थी, गर्भवती थी। और क्या था, पेशवा पद वंशानुगत था। तो नाना फडणवीस से और इसकी जो 12 भाई काउंसिल थी, और नाना फडणवीस ने एक परिषद की स्थापना की थी। परिषद, 12 भाई काउंसिल, 12 भाई काउंसिल, इसकी स्थापना की थी। तो नाना फडणवीस और 12 भाई काउंसिल ने ये कहा कि किसको, रघुनाथ राव को, कि नारायण राव की पत्नी जो है गर्भवती है। अभी ये देख लो कि अभी वो गर्भवती है, वो अगर पुत्र पैदा होता है तो वो अगला पेशवा होगा, अगर पुत्री होती है तो तुम बन जाना। तो इसके बाद क्या होता है कि पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है क्या, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, या फिर इसका दूसरा नाम है माधवराव सेकंड। माधव नारायण राव या फिर माधवराव सेकंड। ये था कि पूछे कि गर्भ में ही पेशवा बनने वाले कौन थे, माधव नारायण राव। तो गर्भ में इनको पेशवा बना दिया गया था, इनको, माधव नारायण राव को। इनका टाइम पीरियड है 1773 से लेकर 1795, 73 से लेकर 1795 इनका टाइम पीरियड है। इनका माधव नारायण राव। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। और क्या था कि इधर जो ये रघुनाथ राव है, इनका जो पुत्र है, उस पुत्र का नाम है, इनके पुत्र का नाम है, इनके पुत्र का नाम है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, जो कि अगली पेशवा हो। 75 तक 95 तक टाइम पीरियड है। आगे चलकर क्या होता है कि जो नाना फडणवीस है, ये निजाम के साथ संघर्षरत रहते हैं। ऊपर से ये माधव नारायण राव क्या है, बाजीराव सेकंड के साथ क्या करते हैं, ये संपर्क स्थापित करते हैं। और जब संपर्क स्थापित करते हैं तो जब ये बात पता चलती है कि इसको, नाना फडणवीस को, तो नाना फडणवीस इनको काफी फटकार लगाते हैं और इससे कहीं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो काम था वो नाना फडणवीस के हाथों में था, इसके हाथों में कुछ नहीं था। तो ये काफी परेशान होकर क्या क्या करते हैं, ये आत्महत्या कर लेते। क्या कर लेते, आत्महत्या कर लेते। अगर पूछे कौन सी पेशवा जिन्होंने आत्महत्या की थी, वो थे माधव नारायण राव की, 1795 में। और इसके बाद जो अगले पेशवा बनते हैं वो बनते हैं
बाजीराव सेकंड। अगले पेशवा, नेक्स्ट पेशवा कौन बनते हैं इसके बाद? माधव नारायण राव के बाद बाजीराव सेकंड बनते हैं नेक्स्ट पेशवा। और इनका जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड 1795 से 1818। टाइम पीरियड 1795 से 1818, ये इनका टाइम पीरियड है। और ये इसका टाइम पीरियड के साथ क्या होता है कि 1818 तक ये क्या करते हैं, पेशवा पद की गरिमा को बढ़ाते हैं। लेकिन 1818 में क्या होता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय होती है, और मराठों की पराजय के साथ ही जो पेशवा पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इन बाजीराव सेकंड को अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज अधिकारी पेंशन बांधकर बिठूर भेज देते हैं। वहां पर निर्वासित कर देते हैं, इनकी पेंशन बांध देते हैं कि आप वहीं पर अपना जीवन बिताइए। और इनके बाद जो इनका जो पुत्र था, दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको हम जानते हैं नाना साहब के नाम से, 1870 क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, वो इनके दत्तक पुत्र थे, याद रखना। तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। 1795 से लेकर 1818 तक इनका टाइम पीरियड था। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवा पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पेशवाओं का इतिहास था जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो मराठा साम्राज्य थे खत्म, ये हो चुका है यहाँ पे समाप्त, पेशवाओं का इतिहास। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।